नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार रंजन पीकेआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए अपील एवं अनुशासन नियम डीए एंड एआर लेके आए हुए हैं, जो रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है और डीए एंड एआर जो है 1968 से लागू है। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते हैं। चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है आपका, अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किन पर लागू नहीं होता? अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किन पर लागू नहीं होता? पहला, जिसे राष्ट्रपति से क्षमा प्राप्त हो। दूसरा, कैजुअल लेबर पर। तीसरा, आरपीएफ पर। चौथा, ऑल इंडिया सर्विसेज के कोई भी सदस्य पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सारे आंसर सही है। ठीक है, ये चारों के चारों जो है इस पर डी एंड ए आर जो है अनुशासन एवं अपील नियम 1968 लागू नहीं होता। डी एंड ए आर के तहत इसको सजा प्राप्त नहीं होगा। किनको किनको? जिसे राष्ट्रपति से क्षमा प्राप्त हो। दूसरा, कैजुअल लेबर। तीसरा, आरपीएफ। चौथा, ऑल इंडिया सर्विसेज के कोई भी सदस्य पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, मेजर पेनल्टी देने की प्रक्रिया किस नियम में दिया गया है? मेजर पेनल्टी देने की प्रक्रिया किस नियम में दिया गया है? पहला, नियम 4। दूसरा, नियम 5। तीसरा, नियम 7 और चौथा, नियम 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियम संख्या 9। नियम संख्या 9 में पेनल्टी देने की प्रक्रिया का उल्लेख है। पेनल्टी देने की प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? नियम संख्या 9 में। डी एंड ए आर का जो नियम संख्या 9 है उसमें मेजर पेनल्टी यानी SF 5 देने का प्रावधान है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका, डी एंड ए आर के किस नियम में दंड देने का प्रावधान है? 36 नंबर सवाल क्या कहता है? डी एंड ए आर के किस नियम में दंड देने का प्रावधान है? डी एंड ए आर के किस नियम में दंड देने का प्रावधान है? नियम संख्या 6 में। डी एंड ए आर के किस नियम में दंड देने का प्रावधान है? नियम संख्या 6 में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि डी एंड ए आर के किस नियम में रिवीजन का प्रावधान है? पहला ऑप्शन नियम संख्या 8। दूसरा नियम संख्या 25। तीसरा नियम संख्या 27। चौथा नियम संख्या 35। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नियम संख्या 25। नियम संख्या 25 में रिवीजन का प्रावधान है। रिवीजन का प्रावधान किस में है? नियम संख्या 25 में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, डी एंड ए आर के किस नियम में रिव्यू का प्रावधान है? डी एंड ए आर के किस नियम में रिव्यू का प्रावधान है? पहला, नियम संख्या 14/11। दूसरा 25/11। तीसरा 32 का B और चौथा नियम संख्या 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का A। रिवीजन रिव्यू है 25 का A। रिव्यू का किस में है? 25 का A में। और रिवीजन का प्रावधान किस में है? 25 में। तो याद रखिएगा, रिवीजन अगर पूछे तो नियम संख्या 25 हो जाएगा और रिव्यू पूछे तो 25 का A हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, मेजर पेनल्टी के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न एनेक्सर होते हैं? मेजर पेनल्टी के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न एनेक्सर होते हैं? पहला ऑप्शन 1। दूसरा 2। तीसरा 3। चौथा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। मेजर पेनल्टी क्या होता है? SF 5। SF 5 के साथ कुल 4 अनुलग्न शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात अनिवार्य या जबरन सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं? पहला ऑप्शन दे है पर 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे है पर 12 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। तीसरा दे नहीं है, 15 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। चौथा दे है तथा 15 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, दे है पर 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। कहता कि 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात अनिवार्य या जबरन सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं है? दे है, लेकिन उसका जो सर्विस पीरियड है कम से कम 10 वर्ष पूरा कर लिया
होना चाहिए। क्वेश्चन में 12 वर्ष दिया है तो ये तो 100% होगा, क्योंकि 10 वर्ष ही मिनिमम 10 वर्ष ही पूरा करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्हें रिव्यूअल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो, अपना रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा। ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्हें रिव्यूअल का दंड दिया गया हो और किसके द्वारा, सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो, तो अपना रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा। पहला ऑप्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दूसरा वरिष्ठ मंडल अभियंता, तीसरा डीआरएम, चौथा एडिशनल ऑपरेशंस मैनेजर। क्या कह रहा है, एवं को देगा, ठीक है, कि डीआरएम को देगा, या वरिष्ठ, ये हो गया सीनियर डीएन हो गया, ठीक है, और ये हो गया एसएस सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। तो किसको देगा, जब सहायक अभियंता द्वारा किसी को रिव्यूअल का दंड दिया गया हो तो रिवीजन किसे सौंपेगा, ये सोचेगा वरिष्ठ मंडल अभियंता को। किसको, वरिष्ठ मंडल अभियंता। ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्हें रिव्यूअल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो, अपना रिवीजन वरिष्ठ मंडल अभियंता को सौंपेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है संविधान के किस नियम के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है। क्या कहता है क्वेश्चन, नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है, इसका वर्णन किस नियम में है। किसमें है, संविधान के किस नियम यानी किस अनुच्छेद में। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 311 का है, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 111 का 3, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 120, चौथा अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 120 तो ऐसे छट रहा है, आपके पास क्या बच गया, अनुच्छेद 111 311 का है। तो सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 311 का ए। संविधान के किस नियम के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी किसी को पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 311 का 1 कहता है कि नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है अपील करने की समय सीमा क्या है। अपील करने की समय सीमा क्या है। पहला ऑप्शन 15 दिन, 60 दिन, 75 दिन, 45 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 दिन। अपील करने की समय सीमा कितनी है, 45 दिन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस फॉर्म पर किया जाता है। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस फॉर्म पे किया जाता है। पहला ऑप्शन SF8, दूसरा SF9, तीसरा SF11, चौथा SF1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, SF8 पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, SF8 हो जाएगा। SF8 पर प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन फॉर्म है, ठीक है। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस फॉर्म पे किया जाता है, SF8 पे किया जाता है। 11 क्या है, माइनर पेनल्टी है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है D&AR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त है, क्या वह साक्ष्य अधिनियम में अनुमेय है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। D&AR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त है, क्या वह साक्ष्य अधिनियम में अनुमेय है। पहला ऑप्शन अनुमेय है, दूसरा ऑप्शन अनुमेय नहीं है, तीसरा ऑप्शन कुछ कहा नहीं जा सकता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, अनुमेय है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर अनुमेय है। D&AR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त है वह साक्ष्य अधिनियम में अनुमेय है, 100% है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक कर्मचारी को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है। क्या कह रहा है, एक कर्मचारी को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, नियम संख्या 14 का 2 अगर जांच करना संभव न हो तो। दूसरा कहता है नियम संख्या 14 का 2 अगर गुनाह जघन्य हो। तीसरा कहता है नियम संख्या 12 जांच अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियम संख्या 12। नियम संख्या 14 का 2 अगर जांच करना संभव न हो। नियम संख्या 14 का 2 कहता है कि अगर जांच करना संभव न हो तो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन किए बिना ही नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट
और आखिरी सवाल था, अंतिम सवाल था, और जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं इसी प्रकार के और भी मज़ेदार वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।